तो नमस्कारम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो मेरे प्रिय छात्रों, मित्रों, साथियों एवं समस्त सम्मानित देशवासियों। स्वागत है आप सभी का आप ही के YouTube चैनल एस फिजिक्स में। वेलकम टू एस फिजिक्स। तो चलिए बिना विलंब करते हैं प्रारंभ। मित्रों, हम बात कर रहे थे 12th NCERT के चैप्टर नंबर 1 की, और इसमें हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, जैसे इसका इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर का चार्ज के बारे में हमने जाना था, चार्ज क्या होता है। इसके अलावा हम लोगों ने बात की थी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की, और कंडक्टर तथा इंसुलेटर की भी बात हमने की थी। साथ ही साथ ग्राउंडिंग क्या होती है, मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होता है, ये सब भी हमने डिस्कस किया था। और यहाँ पे हमने बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की भी बात की थी, जिसमें आते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, चार्ज कंजर्वेशन और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कूलॉम्स लॉ। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 1.5 है और हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कूलॉम्स लॉ। इससे पहले ये जो दो एग्जांपल्स हैं, प्रॉब्लम 1.1 और प्रॉब्लम 1.2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने स्टेप बाय स्टेप इनको सॉल्व कराया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों प्रॉब्लम, और यहाँ से आप जो है इनको समझ सकते हैं। तो चलिए बिना विलंब के अब हम अपने मुख्य मुद्दे पर आते हैं, मुख्य टॉपिक पर आते हैं। ये मैं थोड़ा सा रेजोल्यूशन सेट कर दूं, बिल्कुल सेट हो गया। चलिए, तो मित्रों, आप लोगों ने ग्रेविटेशनल लॉ तो पढ़ा ही होगा। ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहता है कि दो मासेज के बीच में एक फोर्स काम करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और ये फोर्स कैसा होता है, ये फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी इक्वल टू, यहाँ एक कांस्टेंट होता है। अगर मास m1 है, m2 है, और इनके बीच की दूरी r है, ठीक है, ये दो मासेज हो गए, इसे m1 कह दिया, इसे m2 कह दिया, इनके बीच की डिस्टेंस ये r है, तो इनके बीच काम करने वाला जो फोर्स होता है उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, जहां पे g एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, सिमिलरली कूलॉम्स ने दो चार्जेस के बीच में काम करने वाले फोर्स के बारे में बताया। ठीक है, तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं कूलॉम्स लॉ को। कूलॉम्स लॉ इज अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। पहली चीज आपको क्या याद रखनी है कि कूलॉम्स लॉ जो है वो क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है। ठीक है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या हुआ कि यह देखा गया, उन्होंने कर करके ये चीजों को देखा, क्वांटिफाई किया। कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं बनाया था, कोई गणित पहले नहीं थी, लेकिन उन्होंने कर करके देखा और उसके आधार पे एक गणितीय, एक मैथमेटिक्स, एक फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। तो ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट था बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। एक और चीज याद रखने वाली है, वो है क्या, टू पॉइंट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। कूलॉम्स लॉ किसके लिए था, पॉइंट चार्ज के लिए, ये मस्ट है, रिमेंबर। नाउ व्हेन लीनियर साइज ऑफ चार्ज बॉडीज आर मच स्मॉलर देन, यहाँ फिर से जो है पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन दी गई है। व्हेन द लीनियर साइज ऑफ चार्ज बॉडीज आर मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस सेपरेटिंग देम, द साइज may be ignored and the size may be ignored and the charge bodies treated as point charges। क्लियर है, चार्ज बॉडीज को हम पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे। अब इसके बाद कूलॉम्स ने क्या मेजर किया, कूलॉम्स मेजर द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एंड फाउंड दैट, मैं यहाँ पे इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ, एंड फाउंड दैट it varies inversely, ये कूलॉम्स लॉ है, it varies inversely as the square of the distance between the charges and was directly proportional to the product of the magnitude of the two charges। ठीक है, magnitude of the two charges and inversely proportional to, यहाँ पे देख लेते हैं, and acted along the line charges, यहाँ पे हाँ, product was directly proportional to the product of the magnitude of the two charges and acted along the line joining the two charges। ठीक है, इसके अलावा ये इनके बीच की जो दूरी है, यहाँ पे शायद कहीं मिसिंग है, इनके बीच की दूरी है, इनके बीच का इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है। ठीक है, अच्छा हाँ, ये पहले ही कह दिया। ठीक है, it varies inversely as the square of the distance between the two charges and was directly proportional to the product of the magnitude of the two charges and acted, यहाँ पे देखते हैं, and acted
along the line joining the two charges। तो देखिए फिर से इन्होंने कहा कि मान लो ये कोई फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे, दो चार्जेस के बीच में, एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे है, इससे हमने Q1 मान लिया, इससे Q2 मान लिया, और सेम जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स था वहां पे R रख दिया। अब ये Q1 Q2 पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, वो बात हम अलग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि ये प्रोपोर्शनल टू 1/r² है, ठीक है, एंड इसके अलावा यही फोर्स प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 का जो मैग्नीट्यूड है उसके बराबर है, उसके प्रोपोर्शनल में है, और इन दोनों को मिला देते हैं तो ये हो जाता है F प्रोपोर्शनल टू Q1 अप Q2/r², ठीक है, ये चीज हो जाती है। चलिए, thus if 2 point charges Q1 Q2 are separated by a distance r in vacuum, the magnitude of the force between them is provided by, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे ये इक्वलिटी जो है, यहाँ पे ये इक्वलिटी चेंज हुई और इक्वलिटी की जगह एक कांस्टेंट किया गया, और कांस्टेंट के आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट है यानी कि के, ये एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल लॉ में क्या था, एफ जी कहेंगे इसे, और ये था जी m1 m2 अपान r², ठीक है, जी m1 m2 अपान r², और यहाँ पे ये क्या हो गया, F इक्वल टू के, यहाँ पे जो कांस्टेंट था वो यहाँ पे के है, इसकी वैल्यू हम आगे फाइंड आउट करेंगे। ये हो गया Q1 Q2 अपान r², ये दो पाई लगाई गई हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो है ये मैग्नीट्यूड को बताए, ये दो पाई है ना, ये बड़ी बड़ी, ये जो है मैग्नीट्यूड को बताते हैं। क्लियर, कूलम्स लॉ क्लियर हो गया, एक की बात हम आगे करेंगे। अब चलिए, कूलम्स कैसे इस नतीजे पर पहुंचे, इस फार्मूले पर पहुंचे, उन्होंने क्या ऐसा किया। जैसे कि पहले बताया, ये क्वांटिटेटिव फार्मूला था, पहले एक्सपेरिमेंट किए गए, कुछ रिजल्ट आए, उसके आधार पर ये फार्मूला बनाया गया, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे फार्मूले होते हैं जो पहले मैथमेटिकली सॉल्व किए जाते हैं, फिर उन पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ठीक, तो ऐसे भी होते हैं। चलिए, हाउ डिड कूलम अराइव, हाउ डिड कूलम अराइव एट दिस लॉ फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट। तो इसके लिए कूलम ने एक एक्सपेरिमेंट किया। कूलम यूज्ड अ टॉर्सन बैलेंस फॉर मेजरिंग द फोर्स बिटवीन टू चार्ज मेटालिक स्फीयर। उन्होंने क्या किया कि दो गोले लिए, टू चार्ज मेटालिक स्फीयर्स लिए, और उन दो गोलों को क्या किया, ठीक है, यहाँ पे मान लो एक तो ये लिया और एक ये लिया, दो गोले लिए, फॉर मेजरिंग द फोर्स बिटवीन टू चार्ज मेटालिक स्फीयर व्हेन द सेपरेशन बिटवीन टू स्फीयर्स इज मच लार्जर देन द रेडियस ऑफ ईच स्फीयर। यहाँ पे फिर से बात कर रहे हैं, when the separation between the two spheres is much larger than the radius of each sphere, the charged sphere may be regarded at point charge। या फिर से पॉइंट चार्ज की इन्होंने डेफिनेशन दे दी है, मैं इसको फिर से हाईलाइट कर देता हूं कि when separation between two spheres is much larger than the radius of each sphere, the charged spheres may be regarded as point charge। However, the charge on the sphere were unknown to begin with, how then could be discovered a relation like equation 1.1। ये जो रिलेशन है 1.1 F इक्वल टू के Q1 Q2 अपान r, ये कैसे पाया गया। तो उन्होंने मान लिया कि सपोज द चार्ज ऑन ए मेटालिक स्फीयर इज Q, एक स्फीयर लिया और इस पे मान लिया कि यहाँ पे चार्ज क्या है, Q है, ठीक है, ये चार्ज मान लिया कि यहाँ पे Q चार्ज है और यहाँ पे 0 है। फिर the charge will if the sphere is put in contact with an identical sphere, the charge will spread over two sphere। अब दो सेम टाइप के स्फीयर हैं, गोले हैं, एक पे चार्ज Q है, एक पे चार्ज Q है, एक पे कोई चार्ज नहीं है, इन दोनों को आपस में मिला दिया गया, कांटेक्ट में रख दिया गया, तो इसका जो है चार्ज इस पे आ गया, ठीक है, इसका चार्ज इस पे आ गया, तो क्या हो गया, ये यहाँ पे भी चार्ज क्या हो गया, अब ये Q/2 और Q/2, ठीक है, ये यहाँ पे अगर देखो चार्ज, अब इस पे चार्ज क्या हो गया, Q/2 हो गया, और इस पे चार्ज Q/2, ठीक है, इन दोनों पे ही अब ये चार्ज Q/2 हो गए, ठीक है। बाय सिमेट्री ऑफ द चार्ज, ठीक है, बाय सिमेट्री द चार्ज ऑन ईच स्फीयर विल बी Q/2, वही चीज हमने यहाँ पे दिखा दी है। इफ द स्फीयर्स इज पुट इन कांटेक्ट विद एन आइडेंटिकल अनचार्ज्ड स्फीयर, द चार्ज विल स्प्रेड ओवर टू स्फीयर्स बाय सिमेट्री, द चार्ज ऑन ईच स्फीयर विल बी Q/2।
ठीक है, एक पे चार्ज क्यू था, दूसरे पे चार्ज नहीं था, दोनों को मिला दिया तो दोनों पे ही चार्ज Q/2 आधे आधे हो गए। रिपीटिंग दिस प्रोसेस वी कैन गेट अ चार्ज Q/2 Q/4 एटसेट्रा। अब उसमें से एक को हटा दिया, फिर से एक जो है बिना चार्ज वाला स्फीयर ले आया। अब एक पे चार्ज Q/2 है और दूसरे पे चार्ज कुछ नहीं है, फिर दोनों को मिला दिया। अब दोनों पे चार्ज फिर से आधा हो गया। अब दोनों पे चार्ज क्या हो गया, Q/4 हो गया, Q/4 हो गया। अब फिर से जो है दूसरा गोला हटा दिया और एक गोला रखा जिसपे Q/4 का चार्ज था। ठीक है, अब इसको भी कांटेक्ट में लाया गया, अनचार्ज स्फीयर के कांटेक्ट में लाया गया। अब दोनों पे चार्ज Q/8 हो गए। इसी तरह से करते करते कूलाम वेरीड द डिस्टेंस फॉर ए फिक्स्ड पेयर ऑफ चार्जेस एंड मेजर द फोर्स फॉर डिफरेंट सेपरेशन। तो उन्होंने क्या किया कि डिस्टेंस तो फिक्स रखी और पहले Q/2 के बीच चार्ज देखा, फिर Q/4 के बीच चार्ज देखा, फिर Q/8 के बीच चार्ज देखा। इस तरह से वो डिस्टेंस को फिक्स करके चार्ज को मेजर करते रहे, ठीक है, और नोट करते रहे। देन ही वेरीड द चार्जेस इन पेयर्स। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया कि कीपिंग द डिस्टेंस फिक्स फॉर ईच पेयर, ठीक है, ये चीज हमने कर ली। कंपेयरिंग फोर्सेज फॉर डिफरेंट पेयर्स ऑफ चार्ज एट डिफरेंट डिस्टेंस, और उनके फोर्सेज को जो है क्या किया कि इसके बाद सेपरेशन को वेरी किया, ठीक है। देन वेरीड द चार्जेस इन पेयर्स कीपिंग द डिस्टेंस फिक्स। एक बार चार्ज को फिक्स करके किया, एक बार डिस्टेंस को फिक्स करके किया, ठीक है, और चार्ज को वेरी किया, और दोनों ही बार में उन्होंने ये इक्वेशन नंबर 1 फाइंड आउट किया, ठीक है। ये चार्ल्स ऑगस्टीन de कूलम्स का जो है पिक्चर है। ये फ्रेंच फिजिक्सिस्ट से, याद करना कूलम फ्रेंच थे और 1736 से 1806 के बीच में ये थे, ठीक है। और बिगिन एज ए मिलिट्री इंजीनियर इन द वेस्ट इंडीज इन 1776, द रिटर्न टू पेरिस एंड रिटर्न टू ए स्मॉल स्टेट टू डू हिज साइंटिफिक रिसर्च। ही इन्वेंटेड ए टॉर्सन बैलेंस। टॉर्सन बैलेंस की खोज क्या किसने की थी, चार्ल्स ऑगस्टीन कोलंबस ने। measure the quantity of force and use it for determination of forces of electric attraction or repulsion between small charge sphere. He thus arrived 1785 at the inverse square law relation now known as Coulomb's law. The law had been anticipated by Priestley and also by Cavendish earlier. Though Cavendish never published his result, Coulomb also found the inverse square law of force between unlike and magnetic force. ठीक है, तो मैग्नेट के बीच में भी स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर लॉ है। तो कूलम्स लॉ को एक और नाम दिया जाता है क्या, कि ये इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहा जाता है। ग्रेविटेशनल लॉ को भी इनवर्स स्क्वायर लॉ कहा जाएगा। इनवर्स स्क्वायर लॉ अगर पूछे तो ये आपका कूलम्स लॉ हो गया और ग्रेविटेशनल लॉ हो गया, ये वाला, ये दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ है, ठीक है। तो हाउ देन कुड ही डिस्कवर्ड ए रिलेशन लाइक, इन्होंने कैसे किया, ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब आगे की बात करते हैं। कूलम्स लॉ सिंपल मैथमेटिकल स्टेटमेंट वाज इनिशियली एक्सपेरिमेंटली अराइव्ड एट द मैनर डिस्क्राइब्ड अबव व्हाइल द ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट्स एस्टैब्लिश्ड एट ए माइक्रोस्कोप। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, बड़े स्तर पे। इट हैज आल्सो बीन एस्टैब्लिश्ड डाउन टू सब एटॉमिक लेवल। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर आपसे कहा जाए कि सब एटॉमिक लेवल, ठीक है, यानी न्यूक्लियस के बाहर और एटम के अंदर, सब एटॉमिक यानी एटम के अंदर भी ये चीज पाई गई। कब, किस डिस्टेंस पे, r इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, इतनी डिस्टेंस पे एटम की ये साइज होती है, ठीक है। कूलम डिस्कवर्ड हिज लॉ विदाउट नोइंग एक्सप्लिसिट मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। कूलम को चार्ज की जानकारी उस समय नहीं थी, उस समय कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं था, बस उन्होंने कहा कि चार्ज कुछ होता है और उन्होंने इस नियम की खोज की थी। Coulomb's law can now be employed to furnish a definition of unit charge. Unit charge की definition के लिए भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और k is so far an arbitrary and k can be choose any positive value k. The choice of k determine the size of the unit charge. The choice of, यहाँ पे ये important है कि the choice of k determine the size of unit charge. इन SI यूनिट द वैल्यू ऑफ k इज, इसकी वैल्यू ये यहाँ पे, और इसकी यूनिट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, k की यूनिट, k क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। 9 × 10⁹ n न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। द यूनिट चार्ज दैट रिजल्ट फ्रॉम दिस चॉइस इज कॉल्ड कूलम। यूनिट चार्ज को जो मेजर किया गया उसको हम कूलम कहते हैं, विच वी डिफाइन अर्लियर, जिसको हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं।
ठीक है। पुटिंग दिस वैल्यू के इन इक्वेशन 1.1 वी सी दैट Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू 1 R इक्वल टू 1 मीटर। Q1 Q2 की वैल्यू 1 कूलाम रख दीजिए और R की वैल्यू रख दीजिए, तो हमारे पास मिलता है F इक्वल टू 9 इंटू 9 न्यूटन। That is, a coulomb is charge that when placed at a distance of 1 meter from another charge of the same magnitude in vacuum experience an electrical force of repulsion of magnitude 9 into 10 raised power 9 न्यूटन का। ठीक है, तो यहां से मैग्नीट्यूड 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। तो ये बेसिकली 1 कूलाम की डेफिनेशन हो गई। यहां से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, डेफिनेशन ऑफ 1 कूलाम। ओके, इसके अलावा यहाँ पे कुछ फुट नोट है, लाइक ए टॉर्सन बैलेंस इज a sensitive device to measure force. It was also used later by Cavendish to measure the force, very feeble gravitational force. टॉर्सन बैलेंस का यूज जो है ग्रेविटेशनल फोर्स को मेजर करने के लिए किया गया, साथ ही साथ जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलाम फोर्स को मेजर करने के लिए किया गया। ठीक है, और ये न्यूटन्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए भी किया गया। ठीक है, ये बड़े लैब्स में आप जो है ग्रेजुएशन लेवल की लैब्स में आपको टॉर्सन बैलेंस देखने को मिल जाएगा। Implicit in this is the assumptions of additivity of charges and conservation to charges q by 2 each add up to make a total charge q। ठीक है, ये कुछ जो मेजरमेंट थे वो किए गए थे। चलिए, अब यहाँ पे 1 कूलाम की डेफिनेशन तो हमने जान ली। 1 कूलाम का मतलब क्या हो गया, अगर Q1 Q2 दो चार्ज हैं, ठीक है, यहाँ पे Q1 Q2 ये दो चार्ज हैं, इनके बीच की डिस्टेंस R है, ठीक है, और ये दोनों ही 1 कूलाम हो गए। 1 कूलाम, ये भी 1 कूलाम, ये 1 मीटर। तो इनके बीच काम करने वाला जो फोर्स होगा वो 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन के बराबर, और यही के की वैल्यू है, के की वैल्यू है। ठीक है, स्मॉल के की वैल्यू है जो हम यहाँ पे मेजर करेंगे। तो 1 कूलाम अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है। 1 कूलाम इज टू बिग यूनिट टू बी यूज इन प्रैक्टिस। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक वन कैन यूज, हम क्या यूज कर सकते हैं कि 1 मिली कूलाम 1 माइक्रो कूलाम। स्मॉलर यूनिट्स में 1 मिली कूलाम या 1 माइक्रो कूलाम। ठीक है, तो 1 मिली कूलाम होता है 10⁻³ कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम होता है 10⁻⁻6 कूलाम। ये चीज भी आप ध्यान रखिए। द कांस्टेंट के इन इक्वेशन 1.1 इज usually put as k equal to 1/4 pi epsilon naught for later convenience so that coulombs lie is written as। तो यहाँ पे जो k की वैल्यू जो लिखी गई वो फाइंड आउट की गई वो इस तरह से 1/4 pi epsilon naught। तो k का जो फॉर्मूला होता है, यानी कूलम्ब्स लॉ का जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो इस फॉर्म में आता है। ठीक है, और ये न्यूटन में है, ध्यान रखना। where epsilon naught is called permittivity of the free space। क्या है परमिटिविटी, मतलब कितना फोर्स ये जो है परमिट कर रही है एक तरह से दो चार्जेस के बीच में। ये मीडियम की परमिटिविटी या फ्री स्पेस की परमिटिविटी। हम यहाँ पे मीडियम क्या है, फ्री स्पेस माना। और इसकी एसआई यूनिट में वैल्यू याद रखिए, ये होता है 8.854 इंटू 10⁻12, और इसकी यूनिट कूलाम न्यूटन, कूलाम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2, मतलब जो के की यूनिट थी, के की यूनिट का इनवर्स होगा। ये यूनिट भी आपको याद रखनी है, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो के की यूनिट तो नहीं पूछी जाती है, लेकिन ये एप्सिलॉन नॉट की यूनिट पूछी जाती है। और के क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। के प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे क्या हो गया कि जो के है ये स्मॉल के, ये प्रोपोर्शनल टू 1/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यूनिट की बात कर रहे हैं, वैल्यू की भी बात कर रहे हैं, तो आप ये देख सकते हैं। चलिए, अब आगे बात करते हैं। सिंस फोर्स इज अ वेक्टर इट इज बेटर टू राइट कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर नोटेशन। तो अब हम यहाँ पे हमने फोर्स के बारे में जान लिया, फोर्स होता क्या है, कैसे कूलम्ब फोर्स आया, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं, ये सब हम जान लिया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी को कैसे लिखेंगे। तो मान लेते हैं कि जो पोजीशन वेक्टर है वो Q1 का ये है, Q1 का वो है R1, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 R1 एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 R2। ये Q1 का पोजीशन वेक्टर ये R1 दिख रहा है, ये Q2 का पोजीशन वेक्टर ये R2 दिख रहा है।
और वेक्टर रूल से हम जानते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज 2 विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज 1, ये क्या हो कैसे मिलेगा, R2 इक्वल टू, ये R2 इक्वल टू वेक्टर R माइनस वेक्टर R1, सॉरी वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, ये मिल जाएगा। ठीक है ना, समझ गए। देखिए ये ओरिजिन है, O के रिस्पेक्ट में Q1 के पोजीशन वेक्टर R1 है, Q2 के पोजीशन वेक्टर R2 है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 विथ रिस्पेक्ट टू Q1 ये क्या हो जाएगा, R21 वेक्टर R21 और वेक्टर R21 इक्वल टू क्या होगा, R2 माइनस R1। ठीक है, तो ठीक है, अब ठीक है, इन दिस वे द वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 2 to 1 इज डिनोटेड बाय, सेम चीज वही कह रहे हैं। अच्छा 2 to 1, अब अगर इसका अपोजिट ले ले कि वेक्टर 2 to 1 मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 विथ रिस्पेक्ट टू Q2, ये हो जाएगा वेक्टर R12 इक्वल टू R1 माइनस R2, और यहाँ पे देख सकते हैं R1 माइनस R2 है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, R2 माइनस R1, ये लिख सकते हैं माइनस R2 माइनस R1। ठीक है, और ये R2 माइनस R1 जो है एक्चुअल में R21 है, ये वेक्टर है। क्लियर, तो यहां से ये चीज हमने पॉइंट आउट कर ली, अब आप देख भी सकते हैं। चलिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R21 एंड R12 इज डिनोटेड बाय, ये R12 और ये मैं हाईलाइटर ले लेता, R, ये हो गया R21 और R12, मैग्नीट्यूड सेम है, यानी ये दोनों चीजें दोनों की सेम है, दूरी सेम है, बस डायरेक्शन की बात करनी है। द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज स्पेसिफाइड बाय यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर, to denote the direction from 1 to 2 or from 2 to 1 we define the unit vector, unit vector डिफाइन कर लेते हैं R21 यानी 1 से 2 की तरफ, ये हो जाएगा वेक्टर R21 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ जो है R21। ठीक है, और इसी तरह वेक्टर R12 यानी कि 1 2 से 1 की तरफ, यानी कि डायरेक्शन ऑफ Q1 विथ रिस्पेक्ट टू Q2। ठीक है, 1 से सॉरी 2 से 1 की तरफ, ये हो जाएगा वेक्टर R12 और ये वेक्टर R12 अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R12। और यहाँ पे ये मुझे लगता है थोड़ी सी दिक्कत है, यहाँ पे इसे हम सही कर लेते हैं, और यहाँ की जगह हम लिखेंगे वेक्टर R21 कैप इक्वल टू माइनस वेक्टर R12। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला था यहाँ पे, ये देखिए ये वाली बात थी, और वही बात यहाँ पे यूनिट वेक्टर के लिए भी लागू हो रही है। ठीक है, तो कूलाम फोर्स between 2 point charges Q1 and Q2 located at R1 and R2 respectively is then expressed by कितना, F21 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 R upon R21 का स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ R21। ठीक है, यहाँ पे ये चीज मेंशन देख सकते हैं, यहाँ पे ये कह रहा है कि वेक्टर फॉर्म है किसका, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ, ये वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ है। ठीक है, और ये फोर्स क्या, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। ठीक है, और R21 की डायरेक्शन भी जो है 1 से 2 की तरफ है, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं 2 से 1 की तरफ। ओके, यहाँ पे आप कुछ इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बातें हैं, वो हम ध्यान देते हैं कि मान लीजिए कि ये जो इक्वेशन आया है, ये इज वैलिड फॉर एनी साइन ऑफ Q1 एंड Q2 वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो साइन कैसा भी हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, ये सभी के लिए वैलिड है। और यहाँ पे इफ Q1 एंड Q2 बोथ आर सेम साइन, दोनों ही पॉजिटिव या दोनों ही नेगेटिव है, तो F21 इज अलोंग R21 यानी कि यूनिट वेक्टर R21 के, यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये R21 की डायरेक्शन ये है। ठीक है, और F21 की डायरेक्शन भी वही है। ठीक है, जब दोनों चार्ज सेम साइन के होंगे तो Q1 Q2 की वैल्यू ये हमें पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है, और इसी तरह से व्हेन, और ये रिपल्शन को डिनोट करता है, किसको डिनोट करता है, रिपल्शन। एंड इफ Q1 Q2 आर अपोजिट, Q1 Q2 क्या है, अपोजिट साइंस है, तो F21 इज अलोंग माइनस यूनिट वेक्टर R21। ठीक है, या R12, तो ये अपोजिट हो जाएगा। यहां से आप देख सकते हैं कि अगर Q1 Q2 में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो ये R21 तो इधर को जा रहा है, लेकिन F21 इधर को लगेगा, यानी कि किसकी डायरेक्शन में लगेगा, ये R12 की डायरेक्शन में लगेगा यहाँ पे, विच डिनोट्स अट्रैक्शन, जो कि अट्रैक्शन को बताता है।
एंड एक्सपेक्टेड फॉर अनलाइक चार्जेस, और ये जो है अनलाइक चार्ज मतलब सेम चार्जेस नहीं है। Thus, we do not have to write separate equation for the case of like and unlike charges. केवल डायरेक्शन से पता लग जाएगा, लाइक और अनलाइक चार्जेस के लिए अलग से कोई लिखने की जरूरत नहीं है, ये एक ही एक्सप्रेशन काफी है। ठीक है, और इसी तरह से द फोर्स F12 ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, ये भी इसका भी फॉर्मूला सेम तरीके से हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि F12 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, Q1 है, Q2 है अपान R12 का स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पे R12 कैप है। अब इसमें क्योंकि हम जानते हैं R12 इक्वल टू R21 होता है, ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो इसको हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान इससे R21 स्क्वायर लिख दीजिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और R12 की जगह आप माइनस R21 लिख दीजिए, और यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे माइनस पहले आ जाएगा, और ये एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R21 का स्क्वायर, और ये R21, तो ये जो है माइनस आप बाहर कर दीजिए तो ये F21 ही हो जाता है। यही चीज यहाँ पे दिखाई गई है। तो आप देख सकते हैं कि कूलाम्स लॉ एग्रीज विथ न्यूटन थर्ड लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कूलाम्स लॉ एग्रीज, ये आपसे पूछा जा सकता है कि क्या कूलाम लॉ एग्रीज विथ न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, तो कूलाम का नियम जो है न्यूटन के थर्ड लॉ के नियम को भी फॉलो करता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप यहाँ पे देख रहे हैं F12 इक्वल टू F2। तो यहाँ पे हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। इसके कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको जो है टफ लग सकते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इसमें हर छोटी छोटी डिटेल को जानें। ठीक है, बाद में हम कोई किसी और कोर्स में इस चीज को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, एक सिंपल वे में न्यूटन कूलाम्स लॉ फाइंड आउट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ये जो चीजें मिसिंग हो जाती हैं, जैसे कूलाम्स लॉ एग्रीज विथ न्यूटन थर्ड लॉ, इस तरह की चीजें हैं, तो इसलिए हमें एनसीईआरटी पढ़नी है। चलिए, दूसरी बात, कूलाम्स लॉ गिव द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 इन वैक्यूम। याद रखना, ये कूलाम्स लॉ वैक्यूम के लिए ही एप्लीकेबल है। इफ द चार्जेस आर प्लेस्ड इन मैटर or the intervening space has matter, the situation gets complicated due to presence of charged constituents of matter. We shall consider electrostatics in matter in next chapter. अगले चैप्टर में हम जो है बात करेंगे कि अगर किसी मैटर किसी जो है मीडियम में रख दिया जाए इस, तो वहां पे क्या होगा। ठीक है, इंटरवेनिंग स्पेस मतलब उसमें कुछ और मीडियम रख दिए जाए दो चार्ज के बीच में, वो चार्ज हैं या अनचार्ज हैं इस तरह के, तो उसका क्या फोर्स पे प्रभाव पड़ेगा, कूलाम्स लॉ कैसे अलग होगा, ये चीज हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि कूलाम्स लॉ का जो बेसिक थीम है, बेसिक कंसेप्ट है कि कैसे कूलाम ने जो है अपनी थ्योरी को डेवलप किया, कैसे उन्होंने ये कूलाम्स लॉ दिया, और कैसे एक्सपेरिमेंटली या क्वांटिटेटिव रिजल्ट था ये, क्वांटिटेटिव रिजल्ट था ये, इन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद ये फार्मूला दिया। ठीक है, कोई डेरिवेशन नहीं था इसका, ये जो है एक्सपेरिमेंट से डिराइव किया गया। तो ये चीजें हम लोगों ने देख ली, बेसिक चीजें देख ली। ठीक है, वो एक यूनिट चार्ज देख लिया, एक कूलाम चार्ज की बात कर ली। यहाँ पे एक और चीजें, कुछ और चीजें हम मेंशन कर देते हैं, और वो हैं इसके मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कुछ खाली स्पेस। चलिए, मैं यहाँ पे एक पेज ले लेता हूँ और इंसर्ट ब्लैंक, और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कूलाम्स यूनिट्स ऑफ चार्ज। ठीक है, तो यूनिट्स ऑफ चार्ज अक्सर पूछा जाता है। पहला हम लोग बात करते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट, अब एसआई यूनिट में ये इसे कहते हैं कूलॉम। क्या कहते हैं? कूलॉम। ठीक है, ये फंडामेंटल यूनिट नहीं है, तो यहाँ पे 1 कूलॉम इक्वल टू 1 कूलॉम ऐसा हम मान सकते हैं। दूसरी यूनिट को यहाँ पे सीजीएस लेकिन ईएसयू यूनिट कहते हैं, या इसको जो है 1 ईएसयू, या इसको 1 स्टेट कूलॉम, या इसको 1 फ्रैंकलिन इत्यादि नामों से जाना जाता है। ठीक है, और इसकी जो है वैल्यू क्या होती है, वो होती है
ये 1/3 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम, ठीक है। तो या फिर 1 कूलाम इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ ESU, या 3 इंटू 10⁻⁹ FR फ्रैंकलिन, ठीक है। ESU का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है, FR। आई होप कि आप इसको याद रखेंगे। तीसरी जो यूनिट होती है ये भी CGS यूनिट है, लेकिन इसे EMU कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कहते हैं, और इसे हम 1 EMU या 1 एब कूलाम, 1 एब कूलाम, और ये होता है 10 कूलाम के बराबर होता है, याद रखना ये 10 कूलाम के बराबर होता है। और यहाँ पे या 1 AB, इसको हम 1 ABC ऐसे 1 ABC भी लिखते हैं, ठीक है। तो 1 ABC इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻10 जो है ये कूलाम, सॉरी ESU लिख सकते हैं, ठीक है। 1 कूलाम इक्वल टू 3 इंटू 9 ESU होता है, तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं। तो आई होप कि आप जो है इन यूनिट्स को समझ पाएंगे। अच्छा, एक प्लैंक यूनिट भी होती है, प्लैंक प्लैंक कांस्टेंट जैसे होता है, तो उसे प्लैंक यूनिट्स में भी आजकल हर चीज को मेजर किया जाता है, प्लैंक लेंथ। तो प्लैंक यूनिट में QP, ये चार्ज को जो है इसकी 4 पाई, ये होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक मिनट, एप्सिलॉन नॉट H कट C, ये होता है। और इसकी जो वैल्यू आती है ये 1.8775, ये 10⁻⁻18 कूलाम के बराबर। नॉट सो इम्पोर्टेंट, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, लेकिन ये बाकी तीनों जो है आपके एग्जाम्स में पूछी गई है या पूछी जाती है, ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की। तो इससे पहले हमने न्यूमेरिकल्स 1.1 और 1.2 को देखा। चलिए न्यूमेरिकल संख्या 1.3 की तरफ चलते हैं, जो कि एक एग्जाम्पल है। Coulomb's law for electrostatic force between two point charges and Newton's law for gravitational force between two stationary point masses both have inverse square dependence on the distance between the charges and mass respectively. Inverse square law है, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या है, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस by determining the ratio of their magnitude for an electron and a proton and for, तो एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए उनके फोर्स को कंपेयर करना है। कौन कौन से फोर्स, उनके जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और उनके ग्रेविटेशनल फोर्स को। इसी तरह 2 प्रोटॉन के लिए भी ये करना है। साथ ही एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर एट 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। साथ ही ये भी मालूम करना है कि 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पे, जैसे हाइड्रोजन एटम में अगर वो दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेपरेटेड हैं, तो वो किस एक्सेलरेशन से अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे दिया है डिस्टेंस तो फिक्स कर दी 1 एंगस्ट्रॉम की, मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है। चलिए, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला हमने अभी अभी देखा, द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, या यहाँ पे ध्यान देना फोर्स के बारे में कि अगर फोर्स अट्रैक्टिव है, ठीक है, फोर्स अट्रैक्टिव है, तो यहाँ पे ये अट्रैक्टिव, तो F इज नेगेटिव, ये ध्यान देना। यहाँ पे भी देख रहे हैं आप ना, नेगेटिव साइन है और यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है, तो ये नेगेटिव साइन यहाँ पे लिखा भी है, द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द फोर्स इज अट्रैक्टिव, ठीक है। फोर्स अट्रैक्टिव यानी F इज नेगेटिव, एक ही बात है। द करस्पॉन्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी अट्रैक्टिव है, ठीक है, यहाँ पे दे दिया। अब इन्होंने कहा कि इसका रेशियो क्या होगा, तो रेशियो आप देख सकते हैं, इसको F नेगेटिव नेगेटिव से हटा दो, वो सिर्फ डायरेक्शन दे रहे हैं। तो फोर्स अपॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्या हो जाएगा, E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट GMP/ME, और ये वैल्यू 2.4 इंटू 10⁻39 टाइम्स, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन सिंपली आप जो है कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, ये टाइम टेकिंग है, हम इसको किसी और शॉर्ट वीडियो में ये कैलकुलेट करके दिखा देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है ऑर्डर इसका, तो यहाँ से क्या इंप्लाई करता है कि FE इज, ठीक है, ये 10⁻39 टाइम्स FG, ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। कितना है,
दो, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच, दोनों के पास मास है, उनके बीच कार्य करने वाला या लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उनके बीच कार्य करने वाले या लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना टाइम्स ज्यादा है? 10⁻39 टाइम्स ज्यादा है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों जो है ग्रेविटेशनल फोर्स इतने छोटे लेवल पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, क्योंकि 10⁻⁻, अरे 39 बहुत बड़ी चीज है, तो 10⁻39 टाइम्स है। ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अब ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा, लेकिन ये जो रिपल्सिव फोर्स है, ऑन द सिमिलर लाइन द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स, क्या बात कर रहा है यहाँ पे? टू प्रोटॉन्स की बात कर रहा है। तो टू प्रोटॉन्स के लिए ये चीज आती है, और यहाँ से आती है 1.3 इंटू 10⁻36। ये 36 जो है यही इंपॉर्टेंट है, तो ये लगभग 10⁻36 एफ जी फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है। क्लियर। हाउएवर इट मे बी मेंशन दैट द साइन ऑफ द टू फोर्सेज आर डिफरेंट। यहाँ जब दो प्रोटॉन है तो वहां पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा फॉर टू प्रोटॉन, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर एंड द कूलम्ब फोर्स इज रिपल्सिव। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा अट्रैक्टिव रहेगा, चाहे इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, and Coulomb force is repulsive. The actual values of these forces between two protons inside a nucleus is at 10⁻⁻15 meter inside a nucleus are Fe equal to 230 न्यूटन। यहाँ पे ये चीज मैं मेंशन कर देता हूँ कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है तो दो प्रोटॉन के बीच में वो कितना होता है? 230 न्यूटन के बराबर होता है, इक्वल होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स ये होता है 1.9 इंटू 10⁻34। अब इनका रेशियो आप ले लेंगे, तो इसे 230 का मतलब इसे आप जो है 100 टाइम्स मान सकते हैं। ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई करने पे ये ऑलमोस्ट वही वैल्यू देता है जो यहाँ पे दी गई। द डायमेंशनल रेशियो ऑफ टू फोर्सेज शोज द इलेक्ट्रिकल फोर्सेज आर इनॉर्मसली स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। बिल्कुल ये दिख ही रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बहुत बहुत मच मच ग्रेटर देन है वो ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए अब यहाँ पे दूसरे पार्ट की बात कर लेते हैं, और दूसरा पार्ट क्या कहता है कि the electric force F exerted by a proton and electron is same in magnitude of the force exerted by an electron on a proton. However, the mass of an electron and proton are different, thus the magnitude of force is। तो दो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो फोर्स काम करेगा वो चार्ज पे काम करेगा, और हमें पता है कि एक चार्ज जो है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ये होता है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस से चार्ज हमेशा इसी के क्रम में आगे घट बढ़ सकते हैं। तो प्रोटॉन पे भी इतना ही चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे भी, सॉरी, इलेक्ट्रॉन पे भी इतना ही चार्ज होता है। और जब इन दोनों चार्जेस के बीच, यानी एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच ये कैलकुलेशन किया जाता है, तो 1/4 इसको जो है आप 9 मान सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन आप इसे जो है, ये 9 है, 9 इंटू 10⁹, और यहाँ पे ई स्क्वायर की वैल्यू 1 पॉइंट इतना, और 10/10⁻⁻10 मीटर, और इसको जब लिखते हैं तो ये फोर्स इतना आता है। ठीक, कैलकुलेशन आसानी से किए जा सकते हैं, आप प्रैक्टिस के लिए इसको जो है कर सकते हैं, सारे कैलकुलेशन दिए गए हैं। ठीक है, जहां पे नहीं होगा मैं आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको फिर से करा दूंगा। यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अब यहाँ पे हम न्यूटन के सेकंड लॉ का, क्योंकि ये फोर्स लग रहा है, द एक्सेलरेशन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन विल अंडरगो। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसे निकला, तो इस लॉ से हम लोग निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा। यहाँ पे चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे ए इक्वल टू एफ अपान एम, और एफ की वैल्यू क्या है 2.3 इंटू 10⁻⁻8 अपान, और यहाँ पे जो मास है इलेक्ट्रॉन का, ये एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो 9.1 इंटू 10⁻31 हो गए, और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, और इसे आप जो है डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 2 टाइम्स 6 समथिंग, या 2 टाइम्स 5 कर लो, 2 टाइम्स 5, और यहाँ पे 10⁻⁻8 इंटू 10⁻32। ठीक है, तो कितना आ गया, सॉरी 30, और ये आ गया 2.5 इंटू 10⁻22। क्लियर है? तो ये इतना ज्यादा एक्सेलरेशन, ये मच मच एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर।
कंपेयरिंग विद द ग्रेविटी। अब जी की वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन आप समझ सकते हैं कि जो एटम होते हैं उनमें उनका जो है एक्सेलरेशन क्या होता है इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो इसीलिए जो है कंक्लूडेड दैट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज नेग्लिजिबल ऑन द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड इट अंडरगोज वेरी लार्ज एक्सेलरेशन। बहुत ही ज्यादा लार्ज एक्सेलरेशन आप ये देख सकते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोटॉन, और इसी तरह से प्रोटॉन के लिए भी एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोटॉन के लिए एक्सेलरेशन निकालने का ये फार्मूला दिख रहा है। ठीक है, 2.3 इंटू ये फोर्स है, और इसको 1.6 इंटू 10⁻67 सॉरी 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम से डिवाइड कर दिया। तो ये आया 10। ये भी बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है, बहुत बड़ा जो है वैल्यू है, हम देख सकते हैं। तो ये एक्सेलरेशन हो गया। चलिए अब क्या है कि इन दोनों की बात करते हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से पढ़िएगा कि अ चार्ज मेटालिक स्फीयर ए इज सस्पेंडेड बाय अ नायलॉन थ्रेड, अनदर चार्ज मेटालिक स्फीयर बी हेल्ड बाय एन इंसुलेटिंग। चलिए मैं आपको ये पूरा फिगर समझ लीजिए। जैसे ये ए है, ये स्फीयर है ए, ये है स्फीयर बी, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दोनों पे सेम चार्ज है, दोनों पे सेम चार्ज है, चार्ज सस्पेंडेड बाय ठीक है, ये सारी चीजें इस close to between their centimeter। चलो, the resulting repulsion of A is noted by shining a beam of light, and ये व्यवस्था हो गई। स्फीयर A and B are touched by uncharged sphere C and D respectively as shown in this। चलो मान लेते हैं, इसकी सिचुएशन समझ लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। लंबा क्वेश्चन है, पढ़ने में टाइम लग रहा है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे इसके पास Q चार्ज है, यहाँ पे इसके पास Q चार्ज है, यहाँ पे इसके पास Q डैश चार्ज है। ठीक है, इसके बाद इन दोनों को सी और डी से, ए और बी को सी और डी से टच कराया जाता है। टच कराने के बाद अब यहाँ पे चार्ज क्या हो गया Q/2 हो गया, यहाँ पे चार्ज क्या हो गया Q'/2 हो गया। लेकिन इनके बीच की डिस्टेंस जो है, इनके बीच की डिस्टेंस वो 5 सेंटीमीटर कर दी जाती है, यानी हाफ कर दी जाती है। तो कह रहा है कि इनके बीच फोर्स क्या होगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, मान लेते हैं कि ये इनके बीच फोर्स F है। F इक्वल टू क्या हो गया कि ए को रहने दो, ठीक है, और ये Q डैश अपान 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। चलो दोनों में सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये F हो गया। क्लियर है। चलो अब इनके बीच मान लेते हैं। अब मान लिया कि यहाँ पे F1 था, ये F2 है। ठीक है, यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये सारा सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे F1 F2 या F डैश ऐसे भी मान लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे F1 और ये F डैश होगा। F डैश निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो वही K सेम होगा Q/2। अब यहाँ पे Q की जगह क्या बचा Q/2, और Q डैश की जगह ये बचा Q'/2 अपान अपान, अब इनकी भी डिस्टेंस क्या हो गई 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, आप यहाँ पे देखिए कि ये Q डैश अपान Q डैश अपान 4। ठीक है, और यहाँ पे ये इंटू 5 का स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्या आया, ये Q डैश अपान 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये न्यूटन यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और बेसिकली देख क्या सकते हैं कि यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन है मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे तो ये ठीक है। तो ये जो है आप देख रहे हैं, दोनों में कंपेयर करने पे क्या आया, ये भी आपका F के बराबर है। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये Q डैश अपान 100 टाइम्स ये cm का स्क्वायर, और ये न्यूटन है। सेम चीज यहाँ भी आ रही है। ठीक है, ये Q डैश 100 टाइम्स cm स्क्वायर। तो बस इस क्वेश्चन में यही करना था कि अगर दो बॉडीज हैं ए और बी, उनके बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, उन पे चार्ज Q डैश है, और हम क्या करते हैं कि दो और बॉडीज सी और डी जो सेम टाइप के स्फीयर हैं, इनसे टच करा के
और अब ए और बी के बीच की डिस्टेंस को कम कर देते हैं। ठीक है, टच करा के ए और बी के बीच की डिस्टेंस को कम कर देते हैं, यानी आधी कर देते हैं। लेकिन तो इनके बीच फोर्स क्या होगा, तो इनके बीच फोर्स ये एफ डैश निकाल लिया, ये क्या हो जाएगा के क्यू टू अपान क्यू टू, सॉरी के क्यू अपान टू क्यू डैश अपान टू और अपान 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और ये भी सेम पहले वाले फोर्स के बराबर आता है, यानी डिस्टेंस आधी कर देने पर और उनके चार्ज भी दोनों पे आधे आधे कर देने पर उनके बीच जो फोर्स काम कर रहा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, ये चीज इसमें ये यहाँ पे सोल्यूशन दिया गया है। तो आई होप कि आपको जो है कूलाम्स लॉ जो है उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ में आए होंगे। आप कूलाम्स लॉ को जो है और अच्छे से समझिए। ठीक है, और इसके लिए हम अगले लेक्चर में सबसे पहले हम कूलाम्स लॉ को थोड़ा और डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम जो है कूलाम्स लॉ में जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, तो मल्टीपल चार्जेस के बीच में कूलाम्स लॉ अप्लाई करेंगे और उसका एक जनरल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आनंद से रहिए। मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।